नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम विचार करेंगे प्रगतिवादी काव्य और उसकी प्रवृत्तियाँ। शुरुआत हम इससे करते हैं कि प्रगतिवादी साहित्य है क्या। साहित्य की अपनी एक अखंड परंपरा होती है और उसी में से समय समय पर विचारधारा जन्म लेकर के अपने महत्व को प्रतिपादित करती है। दूसरी ओर हम देखें कि एक विचारधारा जब पतन की तरफ बढ़ती है तो दूसरी विचारधारा उसी के भीतर से प्राण शक्ति लेकर के उस युग की परिस्थितियों के अनुसार अपने वातावरण पैदा करके उस पर प्रभाव डालती है। इस प्रकार देखें तो प्रगतिवादी जो साहित्य है वो हिंदी साहित्य की परंपरा का स्वाभाविक विकास है। जब छायावाद खत्म हो रहा था तो छायावाद के कवियों ने इसकी आवश्यकता और स्वाभाविक विकास के सत्य को पूर्णतया प्रमाणित कर दिया था। प्रगतिवाद जीवन के प्रति स्वस्थ और सामयिक दृष्टिकोण है। इसमें जनता की उस आशा, आकांक्षा और इच्छा की अभिव्यंजना है जो देश, समाज और मनुष्य को आर्थिक, सामाजिक, भौतिक और बौद्धिक दासता से मुक्त करने की प्रेरणा देती है। छायावाद के प्रेम, सौंदर्य, भाव व्यंजना प्रगतिशील भावना को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त सिद्ध नहीं हुई और उसका परिणाम ये हुआ कि जनवादी छंदबंद से इस प्रगतिशील भाव सरिता को अपने कुलों में बांधने में जब समर्थ नहीं हो सकी तो ये धारा उमड़ पड़ी। मुक्त छंद की अवतारणा हुई जिसमें मुक्त भावनाओं को अभिव्यक्त करने की प्रभावपूर्ण शक्ति थी और प्रगतिवाद अपने रास्ते पर चल पड़ा। स्वरूप पर यदि विचार किया जाए तो जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में समाजवाद और दर्शन में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद के नाम से जाना जा सकता है। यदि हम इसको ये ऐसे कहें कि मार्क्सवादी या साम्यवादी दृष्टिकोण के अनुसार निर्मित काव्यधारा ही प्रगतिवाद है। हिंदी के बहुत से विद्वानों ने प्रगतिवाद और प्रगतिशील इन दोनों शब्दों का एक दूसरे का पर्यायवाची मान करके प्रयुक्त किया है। इन दोनों शब्दों में थोड़ा सा अंतर है। प्रगतिवाद का शब्द मार्क्सवाद की साम्यवादी विचारधारा से सर्वथा संबद्ध है, जबकि प्रगतिशील शब्द उससे सर्वथा स्वतंत्र है। किसी भी उपकरण से समाज की उन्नति की ओर अग्रसर होने वाला साहित्य प्रगतिशील साहित्य कहलाता है और ऐसा करना साहित्य का शाश्वत धर्म है। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, तुलसीदास, सूर प्रसाद, गुप्त जी का जो साहित्य है वो प्रगतिशील साहित्य है, क्योंकि ये साहित्य समाज को एक दिशा देता है। किंतु उसे रूढ़ अर्थ में प्रगतिवादी साहित्य नहीं कहा जा सकता। प्रगतिवादी साहित्य सामाजिक वैषम्य के निवारण करने के लिए मार्क्सवादी विचारधारा के माध्यम के रूप को अपनाने के लिए विवश है। यदि हम इसके आधारभूत सिद्धांतों पर विचार करें तो प्रगतिवादी साहित्य की मूल धारा कार्ल मार्क्स की विचारधारा है। इस विचारधारा के तीन प्रमुख भागों में बांट करके समझा जा सकता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, दूसरा मूल्य वृद्धि का सिद्धांत और तीसरा अर्थ व्यवस्था अनुसार विश्व सभ्यता का कारण। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद को यदि देखा जाए तो मार्क्स के सिद्धांतानुसार इस जगत की उत्पत्ति और विकास भौतिक शक्तियों के द्वंद्व की वजह से हुआ है। दो वस्तुएं, दो शक्तियां जब संघर्ष करती है तो तीसरी शक्ति का जन्म होता है। इस क्रम उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। इस प्रकार इस विकास क्रम के योग्यतम की सत्ता बनी रहती है। मार्क्स सृष्टि की उत्पत्ति के पीछे किसी आध्यात्मिक शक्ति को स्वीकार नहीं करता। उनके अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति नहीं बल्कि उसका उत्तरोत्तर विकास हुआ है। ये भौतिक जगत द्वंद्वात्मकता से अपने विकास का कारण स्वयं है। यही कारण है कि मार्क्स आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, मृत्यु के बाद जन्म जन्मांतर का जो संबंध है उसको खारिज करता है, उसको नहीं मानता।
दूसरा सिद्धांत मूल्य वृद्धि का जो सिद्धांत है, मार्क्स ने किसी वस्तु की वृद्धि के 4 अंगों का उल्लेख किया था: मूल पदार्थ, स्थूल साधन, श्रमिक का श्रम और मूल्य वृद्धि। इस प्रक्रिया में पूंजीपति द्वारा मूल पदार्थ और मशीनें जुटाई जाती है जिस पर उसका व्यय होता है। सामाजिक आवश्यकता के अनुसार श्रमिक वर्ग अधिकाधिक परिश्रम से अधिकाधिक मात्रा में वस्तु उत्पादन करता है और इस उत्पादन कार्य में बलिदान तो होता ही है, श्रमिक का श्रम और उसका स्वास्थ्य, किंतु तिजोरियां भरी जाती है पूंजीपतियों की। और लाभ की दशा में श्रमिक और पूंजीपति में उचित अनुपात में धन का बंटवारा न होने के कारण से शोषण का मार्ग प्रशस्त होता है, जो कि आज की मानवता के लिए एक महान अभिशाप है। कार्ल मार्क्स के अनुसार किसान और मजदूर शोषित है, जबकि मालिक और जमींदार पूंजीपति शोषक है। तीसरी बात, अर्थव्यवस्था अनुसार विश्व सभ्यता की व्याख्या यदि की जाए तो मार्क्स ने विश्व मानवता को 2 वर्गों में विभाजित किया था: शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। वर्ण, जाति, धर्म, देश, संप्रदाय भेद उन्हें मान्य नहीं है। उन्होंने विश्व सभ्यता के इतिहास में 4 युगों में बांटा। पहला दास प्रथा का युग था, जबकि श्रमिक सब वस्तुओं से स्वामी एकमात्र अधिकार था और श्रमिक तो केवल दास था। दूसरा सामंती प्रथा का युग था, जिसमें श्रमिक को व्यक्तिगत बात में तो स्वतंत्रता मिल गई थी, किंतु बाकी सब जो दास जैसे रहता था वैसे रहना पड़ता था। तीसरा पूंजीवादी व्यवस्था का युग आया, जब मजदूर का व्यक्तित्व और उसके श्रम पर तो उसका अधिकार हो गया, किंतु उत्पादन और लाभ पर पूंजीपति का अधिकार बना रहा। और चौथा साम्यवादी व्यवस्था का युग था, जिसमें मजदूरों के द्वारा किया गया उत्पादन, समस्त उपकरणों पर नियंत्रण था, प्रत्येक व्यक्ति को उसके परिश्रम के अनुरूप फल मिलता था। मार्क्स साम्यवादी विचारधारा की प्रतिष्ठा करना चाहते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने हिंसात्मक क्रांतिमय उपायों का समर्थन किया। साम्यवाद का उद्देश्य है समाज में आर्थिक स्तर पर समता की प्रतिष्ठा करना और सिद्धि के लिए शोषित वर्ग को शोषक के विरुद्ध उत्तेजित करना। अतः साम्यवादी और प्रगतिशील साहित्य का उद्देश्य साम्यवादी विचार द्वारा शोषितों को शोषकों के विरुद्ध भड़काना। और इस मायने में यदि देखा जाए तो साम्यवाद का जो केंद्र बिंदु है वो श्रमिक है। साम्यवादी विचारधारा का दृष्टि बिंदु मजदूर और उसका जीवन है। पूंजीपति अधिकाधिक लाभ के लिए श्रमिक की समस्त शक्तियों का उपयोग करना चाहता है। इसमें शोषण का जन्म होता है और उसको प्रोत्साहन भी मिलता है। पूंजीपति थोड़े समय में अधिक लाभ की आशा से ठेकेदारी प्रथा को चलाता है, जिसमें मजदूर का जीवन और उसका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उद्योगपति उद्योग धंधों की सफलता के लिए श्रमिक से नाना प्रकार के आकर्षण पैदा करता है, उनको लालच देता है, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण वर्ग अपने पारिवारिक और समाजगत व्यवसाय को छोड़कर नगरों और कारखानों की तरफ दौड़ता है और नगरों में उस अपरिचित वातावरण में वो अकेलापन महसूस करता है। परिणामतः उसका मानसिक संतुलन बिगड़ता है, जिसके फलस्वरूप श्रमिक का चरित्र, उसका मनोरंजन की समस्या उत्पन्न होती है और मनोरंजन के आवश्यक उपकरणों के अभाव में उसकी दृष्टि केवल सीमित हो जाती है, जिसका फलस्वरूप उसके स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और पूंजीपति अपने अतुल धनराशि की रक्षा के लिए परलोक और आरंभ में कृत्रिम और मिथ्या नियमों की सृष्टि करता है, जिसकी अतुल संपत्ति उसके आरंभ में दान और निर्धन व्यक्ति निर्धन होता चला जाता है। और साम्यवाद इन ढकोसलों में विश्वास नहीं करता। साम्यवादियों का कहना है कि व्यक्ति समाज का अंग है, समाज के लिए उसकी सत्ता है। जब तक वह समस्त समाज का विकास और वृद्धि में उपयोगी है, तभी तक उसका मूल्य है जितना अन्य व्यक्ति का है। अतः संपत्ति का विभाजन व्यक्ति परक न होकर के व्यक्ति की सामाजिक उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए और किसी व्यक्ति का मूल्य इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि उसके चुकाने में दूसरे व्यक्ति को कष्ट हो। उसके मूल्य नियंत्रण के लिए संपत्ति पर जो व्यक्ति का नियंत्रण हटाकर समाज का नियंत्रण आवश्यक है और यही व्यवस्था साम्यवादी व्यवस्था है। इस विचारधारा को लेकर के जो काव्य रचा गया वो प्रगतिशील साहित्य है।
हिंदी में प्रगतिशील साहित्य की पृष्ठभूमि पर यदि हम विचार करें तो अंग्रेजी शासनकाल की स्थापना के साथ भारत में व्यापार उद्योग धंधों का केंद्रीकरण आरंभ हो गया था। वहाँ हर प्रकार की आर्थिक, श्रमिक और पूंजीपति, शोषित और शोषक वर्ग की जो उत्पत्ति हुई, यहाँ मजदूर और किसान घरेलू काम धंधों की कला में जो दक्षता थी नगरों और कारखानों की तरफ, शहर की तरफ खींचने लगे। चाहे वह प्रक्रिया इंग्लैंड के मुकाबले में बहुत कम हो यहाँ, लेकिन उनका जीवन निश्चित रूप से प्रभावित हुआ। भारत को अंग्रेजों की राजनीतिक दास्ता से मुक्त कराना था, सबसे बड़ा काम था। वहाँ हर प्रकार के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण, भेदभाव, अन्याय का अंत करके शोषणविहीन प्रजातंत्र की प्रतिष्ठा करना स्वतंत्र भारतीयों का उद्देश्य था। इस दिशा में आज भी राष्ट्रवादी नेता प्रयत्नशील है। चाहे उनका उद्देश्य सफलता प्राप्त करे या नहीं करे, वो एक अलग मुद्दा या बहस का विषय हो सकता है, किंतु कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा से रूसी सामंतवाद का अंत हुआ और वहाँ एक सफल साम्यवादी समाज की स्थापना हुई, जिसने अल्पकाल में आश्चर्यजनक उन्नति की। हमारी राजनीतिक चेतना प्रभावित हुई और वहाँ देश का सजग कलाकार भी अवश्य प्रभावित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ होने से विश्व भर में महंगाई, दरिद्रता, वर्गवाद का बोलबाला हुआ। उसकी समाप्ति पर स्थितियां भयानक हो गई। महंगाई, बेरोजगारी, शोषण का दमन चक्र सब जगह चला, सब देशों पर इसका प्रभाव पड़ा। 1936 का वर्ष हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण वर्ष है। उस समय छायावाद जहाँ एक और पूर्ण उत्कर्ष पर दिखाई दिया, वहीं उसकी पतन की प्रक्रिया भी आभासित होने लगी और 1940 तक ये बराबर चलती रही। व्यक्तिवाद की जो व्यापक चेतना, लोक संग्रह, आशा और उल्लास का जो स्वर प्रसाद महादेवियों, निराला पंथ में मिलता है, नए कवियों में उसका प्राय लोप सा हो गया। छायावाद की नई पीढ़ी के कवि घोर आत्मनिष्ठ, निराशावादी और केवल मात्र कल्पना और सौंदर्य के लोक में विचरण करने लगे। इस बदलते हुए युग और इसकी आवश्यकताओं का साथ नहीं दे सके। परिणाम ये हुआ कि कविता ने जीवन के लिए एक अजनबी सी प्रतीत होने लगी और 1934 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार द्वारा अवैध घोषित होने पर गुप्त रूप से शोषक वर्ग में सामंतशाही के प्रति उत्कृष्ट घृणा का प्रचार उनके द्वारा हुआ। सन 1936 में मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में भारतीय प्रगतिशील संघ की स्थापना हुई। प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, जोशीलाबादी जैसे अग्रणी लेखकों और कवियों ने इस आंदोलन का स्वागत ही नहीं किया, वरन आगे बढ़ कर के भाग लिया। पंत, निराला, दिनकर और नवीन ने इनका सक्रिय योगदान दिया। पंत ने अपनी पत्रिका रूपाब में संपादकीय में लिखा कि इस युग में वास्तविकता ने जैसे उग्र रूप धारण कर लिया, इससे प्राचीन विश्वासों को प्रतिष्ठित हमारे भाव और कल्पना के मूल हिल गए। श्रद्धा अवकाश में पड़ने वाले संस्कृति का वातावरण आंदोलित हो उठा और काव्य की स्वपन जटिल आत्मा जीवन की कठोर आवश्यकता के उस नग्न रूप से सहम गई। अतएव युग की कविता सपनों में नहीं पल सकी। उसकी जड़ों में उसके शोषण सामग्री दान करने के लिए कठोर धरती का आश्रय लेना पड़ा। हिंदी साहित्य की प्रगतिशील को प्रोग्रेसिव साहित्य हिंदी का जो संस्करण है कहा गया। हिंदी का प्रगतिशील साहित्य कहाँ तक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और साहित्यिक परिस्थिति की उपज है, इसका अपना बहुत कुछ है। अंग्रेजी और रूसी साहित्य का भी इस पर अवश्य प्रभाव पड़ा है। यदि हम इस साहित्य की प्रवृत्तियों पर विचार करें तो निश्चित रूप से हमारी सब बातें उभर करके आएगी। सबसे पहले ये साहित्य रूढ़ियों का विरोध करता है। प्रगतिशील साहित्यकार ईश्वर की सृष्टि को कृता नहीं मान करके जगत के विकास को ईश्वरीय कल्पना नहीं मान करके जगत का विस्तार स्वाभाविक रूप से मानता है। धार्मिक विश्वासों में इसका ज़्यादा विश्वास नहीं है। दूसरे पॉइंट पर यदि हम विचार करें तो शोषितों का करुण रुदन
इस साहित्य के अंदर चित्रित किया गया है। शोषित मानव जाति के लिए घोर अभिशाप है और इसका निवारण साम्यवादी व्यवस्था का लक्ष्य है। आज की निर्मम शोषण की चक्की के पाटों में पीसने वाला शोषित वर्ग, मजदूर और किसान, पीड़ितों की दशा प्रगतिवादी कलाकार की सहानुभूति का कारुणिक चित्रण करता है। प्राय प्रगतिवादी साहित्य में इस प्रकार की चित्रण मिला है। शोषकों के प्रति घृणा और रोष का भाव इस साहित्य के अंदर है। पूंजीवादी व्यवस्था जब तक बनी रहेगी तब तक इसका शोषण होता रहेगा और प्रगतिवादी साहित्य इस जघन्य व्यवस्था को कुचल देने के पक्ष में है। क्रांति की भावना इस साहित्य के अंदर मिलती है। साम्यवादी व्यवस्था की प्रतिष्ठा के सामंतवादी परंपराओं का समूल नाश आवश्यक है। इन परंपराओं के नाश के लिए पर्याप्त नहीं बल्कि शोषक वर्ग की सर्वथा ध्वंस वांछनीय है। प्रगतिवादी कवि क्रांति के उन प्रलयकारी भैरव स्वरों का आह्वान करता है जिससे जीर्ण शीर्ण रूढ़ियाँ और परंपराएं किसी गहन आग के अंदर सदा के लिए जल जाए। मार्क्स और रूस का गुणगान करती है ये विचारधारा। बहुत से कवियों ने साम्यवादी विचारधारा, जैसे पहले आपको समझाया जा चुका है कि साम्यवाद के प्रवर्तक मार्क्स ने रूस को जहाँ मार्क्सवाद कायम किया तो बहुत ही कम समय के अंदर वो बहुत विकसित हो गया। तो इस विचारधारा की प्रशंसा की गई है। इस विचारधारा का गुणगान ये कवि लोग करते हैं। मानवतावाद को लेकर के मुख्य रूप से ये विचारधारा चलती है। इन कवियों का जो मूल स्वर है वो मानवतावाद के ऊपर चलता है। अपनी मातृभूमि के लिए लिखता है, अपने देश के भीखमंगों, किसानों, मजदूरों, वेश्याओं, विधवाओं के उद्धार की बात करता है, मानवता के उद्धार की बात करता है, सब पीड़ित लोगों से प्यार और सहानुभूति की बात करता है। संसार में जहाँ कहीं भी अत्याचार हो रहा है उसके पक्ष में खड़ा हो, उसके विरुद्ध खड़ा होकर के मानवता की स्थापना की बात करता है। इस साहित्य में वेदना और निराशा का स्वर भी दिया गया है। प्रगतिवादी वेदना व्यक्तिक और सामाजिक है, छायावाद में उसका व्यक्तिक रूप अधिक है। प्रगतिवादी संघर्षों से जूझता हुआ आदमी निराश नहीं होता, उसका विश्वास है कि उसकी सामाजिक वैषम्य को दूर करने के लिए एक दिन जरूर सफल होगा, समता का विकास होगा और समता स्थापित होगी। इस साहित्य के अंदर नारी का जो चित्रण है वो मजदूर और किसान के समान नारी का चित्रण भी शोषित वर्ग के अंदर माना गया है, जो युग युग के सामंतवाद के कारण से पुरुष दासता की जंजीरों के अंदर जकड़ी हुई है। उसको स्वतंत्र व्यक्तित्व की इच्छा की गई है। वह केवल पुरुष की वासना की उपकरण बन करके न रह जाए, उसकी आत्मा भी उज्ज्वलता प्राप्त करे, ऐसी इस साहित्य के अंदर कामना की गई है। यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया गया है। सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण इस साहित्य के अंदर किया गया है। निम्न वर्ग के जीवन की इसमें प्रतिष्ठा हुई है। साहित्य के मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के जीवन को प्रतिबिंबित किया गया है। आज के इस वैज्ञानिक युग के सम्मुख अनेक भौतिकवादी जो समस्याएं हैं, आध्यात्मिकवाद का विरोध हुआ है। इसमें जीवन का अनाचार, भूख की पुकार और पीड़ित का हाहाकार के कारण से जो व्यथित है उसकी मुक्ति की कामना की गई है। सामाजिक समस्याओं का इस साहित्य के अंदर चित्रण किया गया है। विदेश के सामाजिक समस्याओं के प्रति अत्यंत सजगता इसमें दिखाई गई है। मानवतावाद की प्रतिष्ठा के लिए इस साहित्य के अंदर जो देश और विदेश की जो समस्याएं हैं उनको उकेरा गया है। महंगाई, दरिद्रता, बेकारी, चरित्रहीनता आदि शब्दों को प्रगतिवादी साहित्य के अंदर इनका चित्रण है। महात्मा गांधी के आदर्श को अपनाने की कोशिश है। विश्व के सुंदर व्यवस्थाओं के प्रति एक आश्वस्त व्यवस्था के लिए प्रयत्न किया गया है। संघर्षकालीन कवि की भावना, कला को अपनाना और उसका रक्षण करना है। प्रगतिवादी कवि क्रांति की भावना के प्रचार के लिए कलात्मकता का बलिदान देना पड़ा, क्योंकि इसके बिना वह निम्न वर्ग तक नहीं पहुंच सकता था। प्रगतिवादी काव्य में सरलता और सहजता, बोधगम्यता, मतलब आराम से व्यक्ति का चित्रण किया जा सके, उसमें ज़्यादा अलंकार की जरूरत नहीं है, ऐसा साहित्य एक रचा गया है। प्रगतिवादी साहित्य पर यदि हम विश्लेषणात्मक विचार करें तो इसमें कुछ
कमियां भी है। प्रगतिवादी काव्य के प्रारंभिक वर्षों को देखकर साहित्य जगत को ऐसा बंध गई थी कि भविष्य में चल करके ये प्रसाद की कामायनी के समान अपनी अमूल्य निधि प्रदान करेगा, साहित्य का गौरवान्वित करेगा। विद्रोह के स्वर अलापने वाला ये काव्य स्वयं रूढ़िग्रस्तता और पतन का शिकार हो गया। लगभग 20 वर्ष की अवधि में ये साहित्य, उपन्यास, कला, कविता, नाटक किसी क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे सका। प्रगतिवादी काव्य धारा में सामाजिकता की प्रधानता के कारण से जीवन की स्थूल समस्याओं का विवेचन हुआ। उसमें यथार्थता इतनी भर गई कि ये विवेचन का एक विवरण मात्र बनकर रह गया। काव्य की अनुभूति, गहराई और संवेदनशीलता गुण इसमें नहीं आ सके। प्रगतिवादी काव्य का गर्जन तर्जन अधिक है, किंतु इसमें जो धारा फूटनी चाहिए थी, हृदय की पिपासा जो शांत होनी चाहिए थी, बौद्धिकता के अतिरिक्त और अति यथार्थवादिता की इसमें प्रेषणता के स्थान पर विविधता शामिल होगी। प्रगतिवादी काव्य में एकांकिकता अधिक हो गई। इस कारण से ये साहित्य ज़्यादा नहीं चल सका। इसके महत्व पर यदि हम विचार करें तो जीवन के भौतिक पक्ष का अभ्युत्थान करना चाहता था। जीवन की विषमता का निवारण कर मानवता की प्रतिष्ठा इसका उच्चादर्श था। आवश्यकता इस बात की थी कि प्रगतिवादी साहित्य प्रसाद और प्रेमचंद जैसा कोई मनीषी कलाकार इसको मिलता और ये साहित्य फिर लंबे समय तक जीवित रह पाता। भारत में प्रगतिवाद का भविष्य साम्यवाद के साथ बंधा होने के कारण से आधुनिक काव्य की अध्यता के आदर और धैर्यपूर्वक इसका अध्ययन का एक कारण होता। लेकिन ये साहित्य ज़्यादा चल नहीं सका। अपने युग के अनुरूप इसमें कई चीज़ें शामिल हो गई और ये ज़्यादा नहीं चलने के कारण से साहित्य अपना धीरे धीरे महत्व खोता गया।